हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के लिए वाटर पॉल्यूशन को यहाँ पर देखने वाले हैं। से नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन। इसके पहले 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, तो यदि आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वाटर पॉल्यूशन आपका क्या होता है और इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि जो जल है प्रत्येक जीव जंतु का जीवन जल है प्रत्येक जीव जंतु के जीवन का अत्यंत ही आवश्यक अवयव है। बिना जल के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। तभी तो हमारे जो खगोलविद मंगल ग्रह पर जल की उपस्थिति के लिए उत्सुक दिखते हैं। जल जीवों के कोशिकीय संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औसतन जीव कोशिकाओं में जल का जो प्रतिशत होता है 70 से आपका 90% तक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जल पौधों के अंदर होने वाली कप जो भी आपकी समस्त उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो कि समस्त ब्रह्मांड की इकलौती उत्पादक प्रक्रिया है के लिए कच्चे पदार्थ का काम करने के साथ ही साथ पोषक तत्वों एवं खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए माध्यम का काम करता है। इसके अलावा जल औद्योगिक उत्पादन, ऊर्जा स्रोत एवं यातायात में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जल प्रदूषण के बारे में अज्ञानता के कारण हम जल के साथ साथ कितने ही जानलेवा तत्व शरीर में पहुंचा देते हैं, जो हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर एवं बीमार बना देते हैं। तो प्रदूषित जल शरीर के अलावा अन्य भौतिक संपत्तियों को भी नष्ट करता है। प्रदूषक के बारे में हम देखेंगे प्रदूषक आपका क्या होता है। तो प्रदूषक ठोस, द्रव अथवा गैस के रूप में हो सकते हैं, जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और ये वे पदार्थ होते हैं जिनसे जो भी आपके माध्यम भौतिक या रासायनिक अथवा जैविक रूप में यह तीनों तरह से प्रभावित होता है। भौतिक प्रदूषक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से माध्यम से प्रदूषण देखकर सूंघने से अथवा महसूस किया जा सकता है। ऊष्मा, गंध और ठोस पदार्थ आदि रासायनिक प्रदूषणों को देखकर तो नहीं, बल्कि उनका प्रभाव त्वचा और जीभ पर एवं सांस लेते हुए आसानी से महसूस किया जा सकता है। प्रदूषक ही माध्यम से प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। माध्यम पानी, हवा, मिट्टी आदि कुछ भी हो सकता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऊष्मा, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट आदि। अब हम जल प्रदूषण पर विचार करते हैं। आज हम इस चैप्टर के अंदर जल प्रदूषण के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। तो जल प्रदूषण के आपके स्रोत क्या हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। तो विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध पानी प्राकृतिक तथा मनुष्य की क्रियाओं से प्रदूषित होता रहता है, या तथा आंधी, तूफान आदि के द्वारा धूल के कण खुले जल स्रोतों में मिलकर उनका जल दूषित कर देते हैं। पानी के अंदर स्वयं घोलक यानी सॉल्वेंट का गुण होता है, जिसकी वजह से पानी संपर्क में क्षेत्रों में रहने के जो भी आपके रहने से अनेकानेक जो भी हाइड्रोलाइट की जो क्रिया से अति सूक्ष्म जो भी प्रदूषित होता रहता है। विभिन्न निचले स्थानों में पानी के अधिक समय तक भरे रहने से उसमें अनेक रोगाणु, काई, विषाणु आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इससे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो जाता है और वर्षा के समय यह पानी वर्षा जल के साथ स्वच्छ जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे स्वच्छ जल प्रदूषित हो जाता है। हालांकि बहते पानी में जो स्वशोधि होती है, सेल्फ क्लीनिंग क्रिया चलती रहती है, लेकिन जब गंदगी का स्तर एक सीमा से अधिक हो जाए, जिससे पानी के भौतिक गुण यथा रंग, गंध, ताप व गंधलापन आदि ज्यादा प्रभावित होने लगे, तो बहते पानी की स्वशोधन क्षमता जो होती है स्वयं ही क्षीण हो जाती है। जब पानी में रासायनिक, जैविक अवगुण या फास्फेट, नाइट्रेट जो भी आपका होता है, पीएच, बीओडी, सीओडी आदि, शैवाल, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सारी चीजें अथवा धीरे धीरे रोग ग्रसित होने की संभावना अथवा अनिश्चितता बनी रहती है, तो यह पानी प्रदूषित पानी की श्रेणी में आता है। एक अनुमान के अनुसार देश के अधिकतर जल स्रोत तथा नदी, नहर इतना प्रदूषित हो चुकी है कि इनकी जो पानी पीना खतरे से खाली नहीं है। यमुना में अकेले राजधानी दिल्ली क्षेत्र में 20,000 क्यूसेक सीवेज, 1,000 टन गोबर व 300 टन
ठोस कचरा प्रतिदिन गिराया या मिलाया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक स्राव जो भी आपका अत्यधिक मात्रा में जो खतरनाक श्रेणी का है इस नदी में मिल जाता है। अतः राजधानी दिल्ली से गुजर रही यमुना का पानी प्रदूषण की वजह से जहरीला हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो स्रोत हैं जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, कैसे जल आपका प्रदूषित होता है, उन स्रोत की वजह से ही। तो नेक्स्ट हमारा है जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक। कौन कौन से कारक होते हैं जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले? तो पहला आपका प्राकृतिक प्रदूषण। जल को प्रदूषित करने वाले कारक निम्न है। पहला आपका प्राकृतिक प्रदूषण है, जिसमें आपका क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल एवं बर्फ के साथ घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। उक्त वर्षा में जल का पीएच मान कम हो जाता है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.7 से कम हो जाता है तब यह वर्षा जल अम्ल वर्षा कहलाती है। जो भी आपकी वर्षा होगी अम्ल वर्षा कब कहलाएगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और वर्षा जल एवं बर्फ के साथ घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल का एवं सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाते हैं तो उक्त वर्षा में जो जल का पीएच मान होता है वो कम हो जाता है। और जब वर्षा जल का जो पीएच मान है 5.7 से जब कम हो जाता है तो उस प्रकार की वर्षा, उस वर्षा को हम क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा बोलते हैं। इस वर्षा में जो वर्षा जल का पीएच मान 5.7 से कम होता है तो जब वो वर्षा होती है तो हमारी अम्ल वर्षा कहलाती है। एसिड रेन हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कृषि संबंधी प्रदूषण। ये आपके अलग अलग प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक है, फैक्टर्स हैं। तो कृषि संबंधी आपका प्रदूषण होता है। नेक्स्ट हमारा है खनन प्रदूषण। यहाँ पर आप देख सकते हैं खनन प्रदूषण है। फिर आपका है नगर पालिका प्रदूषण। इसके बारे में आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा बुक से। नगर पालिका प्रदूषण केवल हम हेडिंग के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। औद्योगिक प्रदूषण आपका है इंडस्ट्रियल जो भी पॉल्यूशन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है जल प्रदूषण के प्रभाव। क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं वाटर पॉल्यूशन के? तो मनुष्यों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पदार्थों पर जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। विस्तृत रूप में जल प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव निम्नलिखित है। आपके क्या प्रभाव मनुष्य पर प्रभाव पड़ेगा? मनुष्य पर प्रभाव जो आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। दूषित जल का जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दूषित जल से होने वाली बीमारियां जल में जो भी प्रदूषण सांद्रण की मात्रा पर निर्भर करती हैं। पीलिया, हैजा, दस्त, टाइफाइड, अपच, ये सारी जो भी बीमारियां हैं प्रदूषित जल के सेवन से पनपती हैं। औद्योगिक व निश्राव में शीशा, कैडमियम, पारा व अन्य विषैले रसायन, अम्ल, क्षार आदि पानी को जहरीला बनाते हैं। अगर इनकी सूक्ष्म मात्रा भी शरीर में पहुंच जाए तो घातक बीमारियां जैसे आपका गुर्दा फेल होना, फेफड़े खराब होना, कैंसर एवं हृदय संबंधी अनेक बीमारियां घर करने लगती हैं और उपचार न होने पर ये मनुष्य को मृत्यु के मुंह में ढकेलती रहती है। जलीय जीव, मछली, केकड़े, कछुए, ये सब जो भी है जिनका मनुष्य द्वारा सेवन विभिन्न रूपों में किया जाने से दूषित तत्व जो होती है शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य को मौत के मुंह में ले जाते हैं। सन 1953 में जापान की जो मिनमाता खाड़ी है, यहाँ पर देख सकते हैं गाँव मिनमाता खाड़ी के गांव में मछली खाने से लगभग 52 लोग मारे गए, क्योंकि खाड़ी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री का पारा युक्त निस्राव खाड़ी में गिरता था। इस पारे से खाड़ी की मछलियां जो होती थी प्रदूषित हो गई थी और इसी मछली को खाने से 52 लोग मारे गए थे 1953 में जापान में। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से प्रदूषण आपका फैलता है, मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जैसे मछलियाँ वगैरह हैं, तो इनको मनुष्य अगर खाते हैं तो उनके द्वारा जो भी आपकी अशुद्ध तत्व होते हैं वो आपके शरीर में चले जाते हैं और वहाँ से आपका जो भी बीमारियाँ होती हैं वो बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर कारक है जलीय परितंत्र पर जो इफेक्ट आपका पड़ता है, जलीय परितंत्र पर भी इफेक्ट इसका पड़ता है। जो जलों में आपके जीव रहते हैं, पेड़ पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधों पर जो भी आपके जल अगर दूषित होता है, प्रदूषण जो आपका प्रदूषित जल होता है तो उसका प्रभाव आपका पेड़ पौधों पर भी पड़ता है, जीव जंतुओं पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है पदार्थों पर प्रभाव, सूक्ष्म जीवाणु। ठीक है,
सूक्ष्म जीवाणु, यहाँ पर भारी धातुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीवाणु है। सूक्ष्म जीवाणु आपका क्या होता है कि वे जीवाणु जिनको हम आंखों से सीधे नहीं देख सकते हैं, अर्थात इनको देखने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, वही हमारे सूक्ष्म जीवाणु कहलाते हैं। ये जीवाणु रोगजनक भी हो सकते हैं। ये सरल रचना के एक कोशिकीय जीवित प्राणी होते हैं। जो जीवाणु रोगजनक होते हैं ये हैजा, पेचिश, टीबी, मलेरिया आदि बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कुछ जीवाणु वायुजीवी तथा कुछ अवायुजीवी होते हैं। वायुजीवी जीवाणु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर देते हैं। अवायुजीवी जीवाणु वहां पनपते हैं जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और ये जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विघटित कर देते हैं। इनकी जो वृद्धि के लिए अवायुजीवी परिस्थितियां होना आवश्यक है। तो ये हमारे सूक्ष्म जीवाणु कहलाते हैं। जो जीवाणु को हम आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं, किसी उपकरण की आवश्यकता से देखते हैं, तो उसी को हम सूक्ष्म जीवाणु बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है लीचिंग मेटल। लीचिंग मेटल आपका क्या होता है? विभिन्न उद्योगों एवं घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट आदि ठोस अपशिष्ट को खुले में छोड़ दिया जाता है और इसमें विभिन्न जहरीली धातुओं के कण भी मिले रहते हैं। जब यह ठोस अपशिष्ट एक ही स्थान पर काफी समय तक पड़ा रहता है और जब वर्षा होती है तो कचरे के ढेर के रंध्रों से होकर पानी बाहर निकलने लगता है। इसमें कचरे के ढेर की गंदगी मिली रहती है तथा बहुत सी विषैली धातुओं के शून्य कण भी मिले रहते हैं। इस बहाव में धात्विक कणों को ही लीचिंग मेटल कहते हैं। इस बहाव में जो धात्विक कण होते हैं उसी को हम लीचिंग मेटल कहते हैं। और यह गंदा जल बाहर जो भी बहकर नदियों में मिल जाता है तथा कुछ भाग रिसकर भौम जल में मिल जाता है। इससे ये जल स्रोत जहरीली हो जाते हैं। नदियों के जल में जहरीली धातुओं के मिलने से मछलियां मरने लगती हैं तथा कुछ जहरीली हो जाती हैं और जब मनुष्य द्वारा इनका सेवन किया जाता है तो वे बीमार पड़ जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग मेटल बोलते हैं। अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि लीचिंग मेटल आपका क्या होता है। घरेलू अपशिष्ट जल, ठीक है, ये आपका डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी आपका होता है। औद्योगिक अपशिष्ट जल भी आपका होता है। सीवेज भी आपका, सीवेज क्या होता है? घरों से निकला दूषित जल। ये सब जल इन्हीं सब कारणों से दूषित होते हैं। जो आपका घरों से निकला दूषित जल, वो फैक्ट्री जो भी चर्मशाला जो आपका होता है, धुलाई घर होते हैं, अस्पताल होते हैं, रासायनिक उद्योग, इन सबसे जो दूषित जल निकलता है सैनिटरी सीवेज कहलाता है। जब यह सीवेज वर्षा जल के साथ बहता है तो इसे वर्षा ऋतु बहाव कहते हैं और जब यह सीवेज वर्षा जल के साथ नहीं बहता है तो इसे शुष्क ऋतु बहाव कहते हैं। जैसे ड्राई वेदर फ्लो और जो आपका है ये वर्षा ऋतु बहाव, इनके दो नाम है। जब वर्षा जल के साथ ये बहेगा तो इसको हम वर्षा ऋतु बहाव बोलेंगे और जब ये वर्षा जल के साथ नहीं बहेगा तो इसको हम शुष्क ऋतु बहाव बोलेंगे। अन्य कई विषैले पदार्थ भी इसके साथ मिले रहते हैं। इस प्रकार से ये जाके कहीं ना कहीं नदियों में मिल जाता है, फिर उनका जल जो दूषित होता है, कुछ आपके भौम जल में मिल जाते हैं रिसकर। नेक्स्ट हमारा है अपशिष्ट जल के लक्षण। जब आपका सीवेज है, इनको 3 पार्ट में देखिए। सीवेज आपका कहाँ से आता है? डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और वर्षा का जल। यहाँ से आपका सभी जल जो होता है ये जाके सीवेज में मिल जाता है। यहाँ पर अपशिष्ट जल के लक्षण दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भौतिक, रासायनिक और जैविक। जो आपका तापमान है, घुलित तापमान, रंग, प्रकाश में एकता, समान, कुछ ठोस पदार्थ। यहाँ पर रासायनिक दिए गए हैं डीओ, बीओडी, सीओडी, पीएच, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर जैविक के बारे में दिया गया है बैक्टीरिया, कोलीफॉर्म, अलगई और वायरस। नेक्स्ट हमारा पेयजल के मानक। पेयजल के मानक क्या होते हैं कि विभिन्न संस्थानों द्वारा जो पेयजल के मानक निर्धारित किए गए हैं, इन मानकों में प्रदूषकों की अनुमेय सीमा जो परमिजिबल लिमिट है वह अधिकतम या सहनशील सीमा निर्धारित की गई है। पहले स्तंभ में भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानक है तथा दूसरे स्तंभ में जो आपका ICMR द्वारा निर्धारित मानक है तथा तीसरे स्तंभ में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक दिए गए। ये आपका जो पेयजल के मानक दिए गए, स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो सबसे पहले आपका मानदंड यहाँ पर दिया गया है। पेयजल के मानक में आपका क्या क्या होता है? पैरामीटर भारतीय मानक के अनुसार दिया गया है, फिर आपका ICMR के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, फिर आपका WHO के द्वारा दिया गया मानक क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल ये दी हुई है। पीएच के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पीएच जो आपका होता है इंपॉर्टेंट होता है, जल का पीएच कितना होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं जो आपका भारतीय मानक के अनुसार दिया गया है,
ठीक है, 6.5 से 8.5 तक दिया गया है। जो आपका अभी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो पेयजल होता है, पीने वाला जो जल होता है, उसका पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उसका 6.5 से 8.5 जो 6.5 से 8.5 के बीच में उसकी वैल्यू होनी चाहिए पीएच की। पीएच मान उसका कितना होना चाहिए, 6.5 से 8.5 के बीच का होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि पेयजल का पीएच मान कितना होता है, कितना होना चाहिए। तो 6.5 अगर ऑप्शन में है तो 6.5 सही हो जाएगा, 8.5 भी सही हो जाएगा, या फिर दिया है 6.5 से 8.5 के बीच में तो ये भी आपका सही होगा। तो आप लिमिट याद रखेंगे कि 6.5 से 8.5 के बीच होती है पेयजल की पीएच वैल्यू, याद रखेंगे। ICMR के द्वारा देखिए क्या दिया गया, 7 से 8.5 दिया गया है। फिर यहाँ पर भी WHO के द्वारा भी, लेकिन जो आपका ये वाला सही है, जो पेयजल का जो पीएच मान है 6.5 से, पेयजल के लिए हम बात कर रहे हैं, 6.5 से 8.5 के बीच होनी चाहिए। आप याद रखेंगे पीएच वैल्यू इतनी होनी चाहिए पीने वाले पानी का। नेक्स्ट हम देख सकते हैं उपचारित अपशिष्ट जल के मानक, इसके भी मानक दिए गए हैं। जल बहुत से कार्यों में प्रयोग होने के बाद दूषित हो जाता है, इस जल को नदियों में गिराने से पहले इसका उपचार आवश्यक है, अतः उपचारित जल के जो मानक है निम्न तालिका में दिए गए हैं। उपचारित अपशिष्ट जल के जो यहाँ पर प्रदूषक दिया गया है, और यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट दी गई है कितना होना चाहिए, जो पीएच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5.5 से 9 होना चाहिए। BOD आपका 30 ppm होना चाहिए। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अभी थर्ड ईयर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें आपको इसी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड पूरी डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी। एक सब्जेक्ट ही आपका वाटर का है, तो उसमें आप पूरी डिटेल पढ़ेंगे। BOD आपका 30 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। COD आपका 250 ppm होना चाहिए, ये आपका यूनिट्स है ppm। कुल निलंबित जो ठोस है 100 ppm होना चाहिए। ताप आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम आपका 0.2%। जो क्लोराइड आपका है 600 ppm, फ्लोराइड आपका 2 ppm। तो सबके मान यहाँ पर दिए गए हैं, किसका मान, अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है उपचार, ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। सीवेज को नदियों में मिलाने से पहले इसका उपचार करना चाहिए। उपचारित जल को ही नदियों यानी कि प्राकृतिक जलधाराओं में मिलाना चाहिए, जिससे प्राकृतिक जलधाराएं जो मानव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जहरीली न हो सके। और अपशिष्ट जल का शोधन हम निम्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। सबसे पहले हम सीवेज के आयतन को कम करने के लिए, तेलीय पदार्थों को दूर करने के लिए, रोगजनक जीवाणु विषाणु आदि को दूर करना, निलंबित कणों तथा कोलाइडल जो कण हैं उनको दूर करने के लिए, उपचारित सीवेज को सिंचाई के लिए प्रयोग करना, सीवेज की तीव्रता कम करना, और सीवेज को सुरक्षित तथा संतोषजनक करना। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, जल का शोधन करते हैं। ये सभी उद्देश्य हैं हमारे जल शोधन करने के लिए। तो अपशिष्ट जल के उपचार की विधियां हैं, अलग अलग विधियां यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्राकृतिक उपचार हम कैसे करते हैं, छन्न स्क्रीन करके, ठीक है, छान कर। फिर हम क्या करते हैं, ग्रिट कक्ष यानी कि ग्रिट चैम्बर की मदद से भी करते हैं। ये पूरा थ्योरी है, आप बुक से पढ़ लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस किया जा रहा है यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। और आप बाकी आप जो भी है बुक से आप पहले पूरा लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा, एक भी लाइन आपको नहीं छोड़ना है, एक भी हेडिंग नहीं छोड़नी है, सारी हेडिंग पढ़नी है। लेकिन यहाँ से आपका क्या है कि वीडियो के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको यहाँ पर कवर हो जा रहे हैं। तो सेकेंड हमारा द्वितीय उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसके बारे में पूरी डिटेल आप बुक से ज़रूर पढ़िएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निस्यंदन हम करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं उपचार करने के लिए, ठीक है। फिर हमारा है डिसइंफेक्शन, रोगाणुनाशक। इसके बारे में जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी उपचार है, ट्रीटमेंट है, वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप पूरी डिटेल आप थर्ड ईयर के एक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। थर्ड ईयर में आपको वाटर से रिलेटेड ही एक पूरा सब्जेक्ट ही आपको मिल जाएगा, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का। तो उसमें आप पूरी डिटेल इस पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर केवल हम प्रदूषण के बारे में पढ़ा है, कैसे प्रदूषण होता है, कैसे फैलता है, तो इन सब के बारे में, उनके स्रोत क्या होते हैं। तो ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है। तो इन्वायरमेंट के बारे में यानी कि पर्यावरण के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। निस्राव उपचार संयंत्र के मार्गों, जो आपका संयंत्र के भाग हैं उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। स्क्रीनिंग चैम्बर आपका क्या है, निस्राव में निलंबित तथा तैरते हुए कागज, लकड़ी के टुकड़े, ये सारे जो भी टुकड़े हैं, बालू बजरी आदि, इसमें से छानकर अलग किया जाता है। स्क्रीनिंग जब हम करते हैं तो उसको हम छानकर अलग कर लेते हैं। ग्रिड चैम्बर क्या होता है, तो रेत, राख, कांच के टुकड़े, जो भी छोटे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन सबको हम ग्रिड चैम्बर द्वारा अलग कर लेते हैं। जैसे कि पहले बता चुके हैं, इसमें निस्राव का वेग कम कर दिया जाता है। इसके लिए चैनल का परिच्छेद बढ़ा दिया जाता है। कम वेग के कारण ग्रिड तली में बैठ जाती है, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो तली में बैठ जाती हैं।
नेक्स्ट हमारा स्कीमिंग टैंक। इसका क्या कार्य है, तो इस टैंक का कार्य तेलीय पदार्थों को अलग करना होता है। एयर डिफ्यूजर के द्वारा ग्रीस, तेल आदि झाग में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर इसे अलग कर दिया जाता है। जैसे जो भी आपका जल से जो तैलीय पदार्थ है उसको अलग कर लिया जाता है स्कीमिंग टैंक की मदद से। नेक्स्ट हमारा है सेडिमेंटेशन टैंक, अवसादन कक्ष। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस कक्ष में अवसादन क्रिया होती है। इसमें निस्राव का वेग बहुत ही कम कर दिया जाता है। उसमें रासायनिक अवयव मिलाकर महीन कोलाइडल कणों को गुच्छों के रूप में अलग कर लिया जाता है। तो ये आपका सेडिमेशन टैंक में होता है। सीवेज फिल्टर में आपका क्या होता है, अत्यंत महीन कणों वाले जो भी निस्राव को जैविक उपचार के लिए फिल्टर में भेजा जाता है। फिल्टर के छोटे छोटे वेसिनों में जीवाणुओं की क्रिया से कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाते हैं और यह क्रिया ही जैविक क्रिया कहलाती है। जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, तथा निस्राव साफ होकर फिल्टर से बाहर निकल जाता है। जीवाणु कुछ अकार्बनिक पदार्थों का भी ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो ये आपका सीवेज फिल्टर की मदद से हम कर लेते हैं। उपचारित अपशिष्ट का पुनः प्रयोग एवं सुरक्षित निस्तारण, उसका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं खेतों की सिंचाई करने में। इन सब जो भी अलग अलग कार्य हैं उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं उपचारित जल का। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, तो क्या इनके उपाय हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। जल प्रदूषण को रोकना बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे रोकने के निम्न उपाय करना चाहिए। पहला आपका है अपशिष्ट जल को उपचारित करके ही नदियों में मिलाना चाहिए। जब उपचारित करके नदियों में मिलाएंगे तो नदियों में आपकी कोई भी प्रदूषण नहीं फैलेगा और वहाँ से जो मछलियाँ होती हैं वो भी प्रदूषण, उनके अंदर भी प्रदूषण नहीं फैलेगा। और जो भी मछलियों का सेवन मनुष्य करते हैं तो मनुष्य भी आपके सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है ठोस अपशिष्ट को खुले स्थानों पर निपटान को रोका जाना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सारे आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि कैसे हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को। तो ये सारी चीज़ें आपको ये ज़रूर करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।